हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 में न्यू पॉलिसी जो कि 1991 में अडॉप्ट करी गई थी उसके अंदर तीसरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। अब तक दो पॉलिसीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये दो पॉलिसीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे जो कि है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करते हुए इस पॉलिसी को भी फिनिश करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ लिख के बताऊं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें। तो ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों पॉलिसी को जो अडॉप्ट किया गया उसी का आउटकम है। चूंकि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया फॉर डोमेस्टिक पीपल, फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी, या कहें डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया गया, एज वेल एज जो आउटसाइडर्स हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेनर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी इंडियन इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में भी हमने अपनी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को देखा कि वो ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर। सो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना ज़रूरी हो गया और कहीं ना कहीं हाफ इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो चुकी थी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में। सो एक और पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। और इस नीति में हुआ ये कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ने की कोशिश करी गई, और ये जो जोड़ा गया इंडियन इकोनॉमी को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए इकोनॉमी को कई तरीके से फ्री कर दिया गया रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया। साथ में एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीज़ों के लिए जो इंडियन इकोनॉमी की नेशनल बाउंड्री थी उसे बॉर्डरलेस कर दिया गया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हम एज एन इंडियन इकोनॉमी दूसरे देशों के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट कर पाएँ और अपने नेशन के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। अब चलिए हम शुरू करेंगे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को और डिटेल में समझने से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। सो इस पॉलिसी में हुआ ये कि इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स नोट करते चलते हैं। Globalization refers to the it refers to the free interaction of all the countries of the world. Free interaction it refers to the free interaction of all the countries to the world with respect to या in the areas of fields like trade, investment,
which is a capital investment, technology, loans, outsourcing, एक्सेट्रा। देखिए, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन में हमने फ्री इंटरैक्शन करना सीखा। ऑल द कंट्रीज़, जितने भी वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और ये जो इंटरैक्शन होना था इंडियन इकोनॉमी का विद द अदर कंट्रीज़, ये हमने अलग अलग फील्ड्स में करा, जैसे कि ट्रेड, व्यापार के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, लोन्स जो है, आउटसोर्सिंग, ईटीसी में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे नॉलेज, आइडियाज़, कल्चर, स्पेशली पीपल, जिनका जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी हद तक फ्री कर दिया गया कि ऑल द कंट्रीज़ जो हैं वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं और अपने अपने नेशन को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी के केस में हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। ये जो है ग्लोबलाइजेशन, इसने इनकरेज किया इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट होने में विद द ऑल कंट्रीज़ इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने अदर कंट्रीज़ के साथ अपने इंटरैक्शन या अपने इंटीग्रेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाया with the help of globalization. So it encourages integration of the economy of the country with the world economy. ठीक है, ये जो है पॉलिसी, it is an outcome of set of various policies that are aimed to at transforming the world towards greater independence and integration. Independence and integration. देखिए, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं एक तरह का आउटकम है, रिजल्ट है उन तमाम सेट ऑफ पॉलिसीज़ का जिसको इंडिया में ये एम रखते हुए अडॉप्ट किया गया था कि इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है टू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जो कि इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी के पहचान को एक अलग तरीके से प्रदर्शित करने के उद्देश्य के साथ इंडिया में कई तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया। और उन तमाम पॉलिसीज़ के अडॉप्शन का रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई 1991 में, या फिर कहें कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को हमने अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज़ जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं वो शामिल करी गई थी। मतलब कहने का है कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में सिर्फ या ग्लोबलाइजेशन के तहत सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि इकोनॉमी को सिर्फ ट्रेड के मामले में नहीं जोड़ा गया, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिकली, सोशली एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के तहत
पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला। हम लोग सिर्फ जियोग्राफिकली ही नहीं जुड़े, इकोनॉमिकली ही नहीं जुड़े या सोशली ही नहीं जुड़े, बल्कि ऑल काइंड में, मतलब हर तरीके से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडिया जो है वो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, एक फ्री इकोनॉमी हो गया फॉर एवरी कंट्री। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है वो हमारा ओवर होता है। और क्योंकि इसके अलग से ऑब्जेक्टिव्स एज सच हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एन आउटकम ऑफ ऑल दी पॉलिसीज जो हमने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखी थी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन इकोनॉमी। सो ये पॉलिसी जो है वो एज अ रिजल्ट पॉलिसी रही लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की। अब बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स या फिर मेजर्स अपनाए गए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि इंडिया को ग्लोबलाइज बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाए। सो अगला टॉपिक है हमारा मेजर्स अडॉप्टेड अंडर ग्लोबलाइजेशन। चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन अंडर ग्लोबलाइजेशन। पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन अंडर ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज रही जिनको ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर अपनाया गया। सबसे पहले हम इन पॉलिसीज को पॉइंट वाइज देख लेते हैं और फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली पॉलिसी जिसको अपनाया गया ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर, दैट इज राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइज इन इक्विटी लिमिट participation of foreign investment। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में अपनाया गया इंडिया को ग्लोबलाइज बनाते हुए, उसमें किया ये गया कि जो विदेशी निवेश की सीमा भारतीय अर्थव्यवस्था में तय की गई थी, उस सीमा को, उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। और डिटेल में हम बात करेंगे कि कितना था पहले, फिर बाद में कितना कर दिया गया। उससे पहले हम और भी पॉइंट्स देख लेते हैं और भी स्टेप्स देख लेते हैं। सेकंड स्टेप के तौर पे किया गया डी वैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। इंडियन करेंसी जो है दैट इज़ रुपीज़, उसके वैल्यू को घटा दिया गया, डीवैल्यूएट कर दिया गया था, ताकि इंडिया जो है वो ग्लोबलाइज हो सके। साथ ही साथ विदेशों का जो कर्ज इंडियन इकोनॉमी पर था और जो बढ़ता जा रहा था, उस कर्ज को घटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारी इंडियन करेंसी का डीवैल्यूएशन कर दिया गया था। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स था जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में लिया गया था। साथ ही साथ तीसरा स्टेप था दैट इज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ
इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस को कन्वर्ट भी किया गया था पार्शली विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, और इसमें किस तरह से कन्वर्टिबिलिटी करी गई, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, हम इसको देखेंगे। और इस स्टेप में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में इंडियन इकोनॉमी की जो करेंसी थी दैट इज़ रुपीज़, सेकेंड में देखो वैल्यू घटाया गया था, थर्ड स्टेप में किया गया कि उसको कन्वर्टिबिलिटी के लिए अलाउ कर दिया गया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जो है इंडियन इकोनॉमी में इंडियन करेंसी का, वो अंडर द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था, एंड दिस वाज द मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी 1991 में इंडियन इकोनॉमी में अपनाया गया। उसके अलावा इंडिया में नेक्स्ट स्टेप लिया गया दैट इज रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार पर जो भी कंट्रोल नियंत्रण लगाए गए थे भारतीय सरकार के द्वारा, जो भी नियंत्रण लगे हुए थे उसको भी काफ़ी हद तक हटा लिया गया था ताकि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने में आसानी हो, विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग आसानी से इंडिया में आकर के व्यापार कर सके, हमारे देश के लोग भी विदेशों में जाकर के व्यापार कर सकें। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड सेक्टर को फ्री किया गया और उसमें जितने भी कंट्रोल्स या रिस्ट्रिक्शंस इंडियन फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर लगाए हुए थे उन सारे कंट्रोल्स को हटा लिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मॉडिफिकेशन किया गया टैरिफ में। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के तौर पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑन टैरिफ या मॉडिफिकेशंस ऑफ टैरिफ। टैरिफ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टैरिफ मीन्स दैट ड्यूटी विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो कंट्री में जो भी टैरिफ का रेट चल रहा था, कस्टम ड्यूटीज़ जो भी लग रहे थे जो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगाए जाते थे, उसको ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत काफ़ी हद तक उसमें बदलाव किए गए और उन बदलावों को भारतीय अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए ताकि कंट्री जो है वो हमारा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके, देश में प्रतियोगिता का स्तर बढ़ सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ को मॉडिफाई कर दिया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। कंट्री में और भी जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनमें मॉडिफिकेशंस किया गया। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी में बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन था फ्रॉम द अदर कंट्री, उस पर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस थे और वो रिस्ट्रिक्शंस अग्रीमेंट के फॉर्म में हुआ करते थे। बिफोर if you want to import some kind of technology from any other foreign country, then गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन के तहत, उनसे अनुमति के तहत आपको पहले अग्रीमेंट बनवाना पड़ता और तब जा कर के आप उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते थे। जब कंट्री में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया तो इस पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप के तौर पे ये भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि टेक्नोलॉजी जिसको अब्रॉड से इंपोर्ट किया जा सकता था उस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, उस पे रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे जो भी अग्रीमेंट थे उनमें मॉडिफिकेशंस किए गए, उनमें काफ़ी बदलाव कर दिए गए ताकि इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक लिबरलाइज होते हुए
काफ़ी हद तक फ्री होते हुए उस तरह के प्रोडक्ट्स को या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। और इन तमाम बातों को, इन तमाम स्टेप्स जो हैं, ये 6 पॉइंट्स में यहाँ पे हमने स्टेप्स देखे हैं और ये स्टेप्स लिए गए थे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर। वन बाय वन करके हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विटी लिमिट को बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाया गया, कितने से कितना कर दिया गया, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस का मतलब क्या है, क्यों किया गया, कैसे किया गया, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीस को हम डिस्कस करेंगे, फॉरेन ट्रेड पे किस तरह के कंट्रोल्स थे जिसको हटा लिया गया, टैरिफ में किस तरह का बदलाव हुआ एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में जो बदलाव हुआ उनके बारे में। इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारे मेजर्स अंडरटेकन अंडर ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोगों को बात करना है जस्ट लाइक द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि ग्लोबलाइजेशन का है, किस पर, तो इंडियन इकोनॉमी पर, कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को जो अडॉप्ट किया गया तो उससे इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, कितना अच्छा असर पड़ा और कितना बुरा असर पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहा, हम इन सबको डिस्कस कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसी के साथ हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का थर्ड पॉलिसी रहेगा वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए ये जो पॉलिसीज़ मेजर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर अपनाए गए थे, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में हम इतना रहने देंगे जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, उसको अडॉप्ट करने के पर्पसेस एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चलेंगे। थैंक यू।